नमस्कार, नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम प्लास्टिक सर्जरी पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश। डॉक्टर योगेश, चर्चा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस चर्चा की थैंक यू। शुरुआत हम इसी सवाल से करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आखिर होती क्या है? विभिन्न अंगों का इस्तेमाल करके खुद के ही अंग को दुरुस्त करने की प्रक्रिया यानी प्लास्टिक सर्जरी है। यही अंग हमने दूसरे किसी और का लिया तो उसे कहते हैं ट्रांसप्लांट। जैसे हाथ किसी का यूज किया हाथ जोड़ने के लिए, यानी हाथ नहीं है जिस पर्सन का, उसे हैंड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट इस दौरान जो खुद की शरीर की सेल्स होती है, जो सफेद पेशी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, वो इस चीज को जी। रोकती है, रिजेक्ट करती। तो इस दौरान हमें इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट, जिसे प्रतिकार क्षमता कम होती है, ऐसी चीजें देना पड़ती है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द प्लास्टिक सर्जरी और टिश्यू ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, हमने बर्न केसेस में देखा है कि उन्हें बाहर से स्किन लाकर लगाई जाती है। वो भी प्लास्टिक सर्जरी ही कहते हैं उसको भी। तो वो क्या सिद्धांत है, वो कुछ बताइए। इससे क्या होता है, जब बर्न कोई पेशेंट होता है, कितना सरफेस एरिया शरीर का जला हुआ है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट तय होती है। यदि स्मॉल एरिया है और उसके पास चमड़ी है, तो हम उस चमड़ी को निकाल के लगा सकते हैं। बट जब उसके पास चमड़ी खुद की ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इस दौरान जो शरीर के जले हुए पार्ट से जो आ, आ, यानी आरबीसीज और बाकी प्रोटीन का जो लॉस होता है, वो कम करने के लिए इस दौरान टेम्पररी कवरेज टेम्पररी कवर देने के लिए हम दूसरे की शरीर की ये लगाते हैं। तब तक उस यानी चमड़ी के अंदर डेवलपमेंट यानी अच्छी क्या बोलते हैं हम, वुंड हीलिंग की प्रोसेस चालू होती है। अल्टीमेटली वो टिश्यू रिजेक्टिव होता है। मैंने जैसे जी। बताया कि डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट सेल है, वो अलाउ नहीं करती इस चीज को ये करना। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है आपसे कि प्लास्टिक सर्जरी में रिस्क क्या क्या होते हैं। और कोई सर्जरी के हिसाब से ही रिस्क होते हैं। इन्फेक्शन होना, या कभी सुचर गैप हो जाना, थोड़ी सी रेडनेस होना चमड़ी पे, या कभी अंदर थोड़ा हेमाटोमा जैसा हो जाना। ये जनरल सर्जरियों में जैसी रिस्क होती है, उसी हिसाब से रिस्क होती है। और ये रिस्क कम कब होती है, जब आप उचित योग्यता प्राप्त प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी कराओगे, प्लास्टिक सर्जरी। सो ये चीजें बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहा था कि क्या प्लास्टिक सर्जरी परमानेंट होती है? इसका जवाब थोड़ा ऐसा होगा कि डिपेंड करता है कौन सी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट में किए हैं आपने। जैसे जी। आपने इम्प्लांट डाला है, ब्रेस इम्प्लांट डाला है, या चिक इम्प्लांट डाला है, या चिन इम्प्लांट डाला है, ये निकाले जा सकते हैं, जो सौंदर्यवर्धक सर्जरीज है। बाकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जी। में मोस्टली तो चीजें परमानेंट ही करना पड़ती, क्योंकि जख्म बंद करानी है, ये करना है, तो एज गुड एज परमानेंट ही होनी चाहिए वो। कुछ लोगों को प्लास्टिक सर्जरी से बचना चाहिए, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं या किस कंडीशन में प्लास्टिक सर्जरी से उन्हें बचना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी ये नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी हर किसी को जिस हिसाब से जरूरत है उसने करनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हर कोई सर्जन एक जो निष्णात सर्जन है, जो प्लास्टिक सर्जरी पढ़ा हुआ है, वो सही तरीके से डिसीजन लेता है कि कौन से इसमें किस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करना चाहिए, या किस तरह की नहीं करना चाहिए, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम्स कम हो और उसकी उपलब्धि ज्यादा हो उसमें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी में सबसे सेफ सर्जरी कौन सी मानी जाती है? बहुत सारी है सर्जरी में, तो स्किन ग्राफ्टिंग एक चीज आती है, वो सेफ है। देन नेल सर्जरी भी सेफ है। सी इम्पोर्टेंट क्या है ना, प्लास्टिक सर्जरी में सभी सर्जरी सेफ है। क्या होता है, आजकल के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी के या बाहर के कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, या तरह तरीके के लोग हो, ये लोगों को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने के बाद उनकी सर्जरियां करते हैं। हम्म। और इस दौरान कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, और उस हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी का नाम बदनाम होता है। ये अक्सर हमने देखा है कि जी। ये ड्रग्स दिया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और पेशेंट सीरियस हो गया और एक्सपायर हो गया। तो प्लास्टिक लोगों में भ्रम हो जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा डेंजरस है, नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं है। उसके लिए योग्यता प्राप्त डॉक्टर से आप कराओगे तो वो सभी चीजों की देखभाल एनास्थेशिया या जो भी लोकल चीजें है वो करता है ना। बिकॉज जी प्लास्टिक जी सर्जरी ये चीज हासिल करने के लिए एमबीबीएस के बाद में 3 साल पढ़ाई होती है, उसके बाद और 3 साल पढ़ाई होती है। तो आप सोच लीजिए कि कितना सखोल ज्ञान होता है जो डॉक्टर बनता जी है जी। प्लास्टिक सर्जन, है ना। तो इस हिसाब से मेरी आपको दरख्वास्त है कि इम्पोर्टेंट योग्यता प्राप्त डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी कराना बहुत इंपॉर्टेंट जी है। नहीं, हाल ही में हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे खबर भी सामने आती है कि फलाने सेलिब्रिटी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई और उसकी डेथ हो गई। तो इसको लेकर भ्रम भी है लोगों में। तो मैं वही चाहूंगा कि लोगों का एग्जैक्टली, भ्रम दूर करने के लिए आप उन्हें जागरूकता भरा कुछ संदेश दें प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। तो मेरा एक ही दरख्वास्त है कि प्लास्टिक सर्जरी योग्यता प्राप्त डॉक्टर से योग्यता पूर्वक जो सेटअप है जी उसमें करवानी चाहिए, ना कि कोई भी छोटे या गलत जगह या गलत डॉक्टर से करवानी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से हमें योग्यता प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद ऐसे सर्जन से ऑपरेशन करवाने से रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी कुछ संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी शरीर की कोई सर्जरी होती है जिससे उसे निकालने की जरूरत पड़ती है, या जैसे ट्रॉमा हो गया या कैंसर हो गया, तो आप पेशेंट ने जरूर पहल करना चाहिए कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए आपके डॉक्टर या जी सही प्लास्टिक सर्जन से संपर्क जरूर करना चाहिए। मैं इसे कुछ उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा। जैसे मुंह के कैंसर कैंसर निकालने के बाद उसे जबड़े को अच्छे से बंद करने के लिए, जिससे फंक्शनल वो खाना खा सके और जख्म भी बंद हो, इसके लिए फ्री टिश्यू ट्रांसफर जैसी सर्जरी अवेलेबल है। महिलाओं में जैसे स्तन के कैंसर के उपरांत उनका स्तन बनाया जा सकता है पेट की चर्बी से। देन ट्रॉमा के दौरान यदि किसी का हाथ के 2 टुकड़े होते हैं या कुछ होता है, तो उसे यदि उचित समय पे प्लास्टिक सर्जन से मिला है तो उसे पुनर्रोपण किया जा सकता है। हाथों की इंजुरीज के बाद फंक्शनल, यानी जिस हाथों से पेशेंट काम कर सके, इसके लिए भी प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सी सर्जरियां कार्यरत है। उसी हिसाब से जी जन्मता या जलने के बाद जो विकृति होती है, कुछ बहुत से लोग इसके साथ पूरा जिंदगी निकाल लेते हैं। मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज प्लास्टिक सर्जन से मिलिए। वो बहुत अच्छी आपकी सहायता करके नॉर्मल जीवन जीने के लिए सभी ये चीजें कर सकते हैं। सर्जरी अवेलेबल है इंडिया में, उसी हिसाब से प्रगत है और उसी हिसाब के सर्जरी अवेलेबल है, और हम यानी विदेशों के डॉक्टर से भी टक्कर देते हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ के डॉक्टर यानी योग्यता प्राप्त है। फाइनेंशियल कंडीशंस में प्रॉब्लम्स है तो ऐसी ऐसी सभी प्रकार की सर्जरियां जेजे अस्पताल में कुछ स्कीम या सहूलियत से उपलब्ध है। इसके लिए आप हमें संपर्क जरूर कर सकते हैं। एक भ्रम लोगों का ये भी रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी महंगी होती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? प्लास्टिक सर्जरी स्पेशली मैंने जिस हिसाब से बताया कि मैं एक छोटे से एक उदाहरण का एक इस्तेमाल करूंगा। जैसे आज आपने इसमें एक विश्वविख्यात ताजमहल अवेलेबल है, ठीक है, हमें पता है विश्वविख्यात है, कुछ अजूबों में से। आपको यदि ताजमहल को तोड़ना है तो कितना समय लगेगा? एक जी आप आजू बाजू में बाउंस स्पॉट या कुछ हो गया तो ताजमहल नेस्त नाबूद हो जाएगा, बराबर। और उसे बनाना है फिर से तो कितना समय जाएगा? तो जी इस हिसाब से क्या हो जाता है कि जब किसी को डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी है, जैसे कैंसर निकालना है, ये करना है, तो वो फट यानी इजीली हो जाता है। बट किस चीज को पुनर्जीवित करना है या उसे सही हिसाब से ये करना है, आकार दे के ये करना है, उसे जीवित भी रखना है, उसके लिए स्किल सेट होना चाहिए, स्किल्स की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी की चीजें जो एस्थेटिक है, कॉस्मेटिक है, वो चीजें बाहर के इसमें थोड़ी महंगी है। बट मैंने उस हिसाब से ही बताया कि जी ऐसी चीजें जेजे जैसे अस्पताल में सहूलियत या स्कीम्स के
थ्रू अवेलेबल किया की है, और उस हिसाब से पेशेंट्स को बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए हमने अवसर उपलब्ध किया है जे में। डॉक्टर योगेश, आप नवभारत की टीम से जुड़े और नवभारत की ओपीडी में हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया और बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।